नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में जिसका नाम है बोर्ड परीक्षा। आज का वीडियो कक्षा 12 की मैथमेटिक्स से रिलेटेड है और जो पुस्तक हम आपके सामने का सॉल्व करने जा रहे हैं वो NCERT की मुख्य पुस्तक है एक्सरसाइज 11.3 जो त्रिविमीय ज्यामिति 3 डायमेंशनल जियोमेट्री से रिलेटेड है। और यहाँ पर हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 से आगे वाले प्रश्नों को हल करने की कोशिश करेंगे। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 11। देखिए सवाल क्या कह रहा है आपके सामने, जरा समझने की कोशिश करते हैं। सवाल कह रहा है आपसे कि तलों x धन y धन z बराबर 1 और 2x धन 3y धन 4z बराबर 5 की प्रतिच्छेदन रेखा से होकर जाने वाले तथा तल x माइनस वाई प्लस जेड बराबर 0 पर लंबवत तल का समीकरण क्या होगा। आपको पहले दो तलों के प्रतिच्छेदन रेखा से या प्रतिच्छेदन बिंदु से होकर जाने वाले समतल का समीकरण और जो एक अन्य दिए गए समतल पर लंब है उसका समीकरण आपको ज्ञात करना है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे कि पहले समतल का समीकरण और पहले समतल को हमने नाम दिया है P1 और ये हो जाएगा आपका x धन y धन z और -1 बराबर 0। फिर इसके बाद दूसरे समतल का समीकरण और इसको हमने नाम दे दिया है P2 और ये हो गया आपका 2x धन 3y धन 4z -5 बराबर 0। ये चीज़ें हो गई। अब इसके बाद लिखेंगे हम लोग कि समतलों P1 व P2 के प्रतिच्छेदन रेखा से होकर जाने वाले समतल का समीकरण। और हम सभी लोग जानते हैं कि उस समतल का समीकरण होता है P1 प्लस लेमडा P2 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर हम P1 और P2 के मान रख देंगे तो ये हो जाएगा आपका x धन y धन z -1 और प्लस लेमडा और ये हो जाएगा आपका 2x धन 3y धन 4z -5 बराबर 0। ये हो गया आपका समीकरण नंबर 1। इसके बाद क्या कहा जा रहा है कि समतल पर अभिलंब के दिक् अनुपात। ठीक है, चलेंगे भाई, नोट करेंगे। यहाँ पर लिखेंगे समतल पर, अच्छा इसको और थोड़ा सा व्यवस्थित कर दें। तो अभी हम इसको समीकरण नंबर 1 नाम दे करके और थोड़ा सा व्यवस्थित करने की कोशिश करेंगे। तो ये हो जाएगा आपका लेमडा को अंदर कर दीजिए और x के गुणांकों को अलग कर दीजिए। तो ये हो जाएगा आपका कि x लेमडा प्लस y लेमडा प्लस z लेमडा माइनस लेमडा और प्लस गड़बड़ हुआ है, लेमडा का गुणा P2 के साथ है। फिर से सही करेंगे, ये हो जाएगा आपका x प्लस वाई प्लस जेड -1 प्लस 2 लेमडा x प्लस 3 लेमडा y प्लस 4 लेमडा z -5 लेमडा इज इक्वल टू 0। अब x के गुणांकों को अलग करेंगे, y के गुणांक अलग और z के गुणांक अलग करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर चलेंगे, ये हो गया आपका 1 प्लस 2 लेमडा इंटू x, ये हो गया 1 प्लस 3 लेमडा इंटू वाई और 1 प्लस 4 लेमडा इंटू जेड और फिर -1 -5 लेमडा इज इक्वल टू 0। अब ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 1। अब यहाँ पर समतल पर अभिलंब के दिक् अनुपात, ये जो समीकरण है वो समतल पर अभिलंब का समीकरण है। तो यहाँ पर लिखेंगे समतल पर अभिलंब के दिक् अनुपात ठीक है, और वो क्या हो जाएंगे आपका A1, ये हो जाएगा आपका x का गुणांक तो 1 प्लस 2 लेमडा, फिर B1 ये हो जाएगा y का गुणांक 1 प्लस 3 लेमडा
और इसके बाद C1 ये हो जाएगा z का गुणांक, तो ये हो जाएगा 1 + 4 लेमडा। फिर आगे चलेंगे हम लोग। अब हमको जो दूसरे तल का समीकरण दिया गया है उसको नोट करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे समतल, और दूसरा तल हमको सवाल में दिया गया है वो है हमारा x - y + z = 0, x - y + z = 0 के दिक् अनुपात और a का मान हो गया 1, b का मान हो गया आपका -1 और c का मान हो गया 1। फिर आगे हम लोग चलेंगे। अब यहाँ पर कहेंगे कि जो उन दो समतलों के प्रतिच्छेदन रेखा से होकर के जाने वाला समतल है वो इस समतल x - y + z = 0 के लंबवत है। तो इसका मतलब ये है कि दो समतलों के लंबवत होने का प्रतिबंध अब हम इसको नाम देंगे A2, B2 और C2। तो ये हो जाएगा आपका A1 A2 + B1 B2 + C1 C2 = 0। यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे कि ये जो A1 है उसको रखेंगे, तो ये हो जाएगा 1 + 2 लेमडा × 1, B1 का मान 1 + 3 लेमडा × -1 और C1 का मान ये हो जाएगा 1 + 4 लेमडा × 1 = 0। ये हो गया आपका फाइनली 1 + 2 लेमडा, ये हो जाएगा -1 - 3 लेमडा + 1 + 4 लेमडा = 0। ये और ये कट गया, इधर आ गया 4 2 6, इसमें 3 लेमडा घट गया, तो ये हो गया आपका 3 लेमडा धन 1 = 0। और यहाँ से वैल्यू आई लेमडा = -1/3। लेमडा का मान समीकरण 1 में रखने पर अब समीकरण 1 क्या था? समीकरण 1 था 1 + 2 लेमडा × x + 1 + 3 लेमडा × y + 1 + 4 लेमडा × z -1 - 5 लेमडा = 0। चलिए लेमडा का मान यहाँ पर रख देते हैं। तो ये हो जाएगा आपका 1 + 2 × -1/3 + 1 + 3 × -1/3 × y, यहाँ पर इंटू x लगाना ना भूलें, प्लस 1 + 4 × -1/3 -1 - 5 × -1/3 = 0। अब ये हो गया आपका 1 - 2/3 × x प्लस 3 से 3 कट गया 1 - 1 × y प्लस 1 - 4/3 × z, यहाँ पर z लगाना भूल गए, z लगाइए -1 अब प्लस 5/3 = 0। आगे चलेंगे, तीन गुणा करेंगे, 3 कम 3, 3 में 2 घट गया तो आया 1/3। तो ये हो जाएगा 1/3 × x, यहाँ पर हो जाएगा ये प्लस 0 × y और ये हो जाएगा 3 कम 3, तो ये हो जाएगा -1/3 × z और ये हो जाएगा आपका -3 + 5, तो प्लस का 2/3 = 0 और ये हो जाएगा फाइनली x/3 - z/3 और प्लस 2/3 = 0। सिंपलीफाई करेंगे तो हर समान है, हर उधर चला जाएगा, x - z + 2 = 0 लिखेंगे। यही समतल का समीकरण है, यही समतल का समीकरण है। यह आपका आंसर हो गया। आशा करते हैं कि सवाल आपको समझ में आ गया होगा और आप इसे भली बात ही कर पाएंगे। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 के लिए। क्वेश्चन नंबर 12 आपकी स्क्रीन पर
क्वेश्चन नंबर 12 में कहा जा रहा है कि समतलों जिनके सदिश समीकरण दिए गए हैं और इनके बीच का कोण आप ज्ञात कीजिए। चलो भाई, यहाँ पर समतलों के सदिश समीकरण नोट कर लेते हैं। तो यहाँ पर नोट डाउन किया, समतलों के सदिश समीकरण, समतलों के सदिश समीकरण, और वो हो गया हमारा कितना, ये हो जाएगा आर डॉट वेक्टर आर डॉट, ये हो जाएगा आपका 2i कैप प्लस 2j कैप माइनस 3k कैप बराबर 5, और वेक्टर आर डॉट 3i कैप माइनस 3j कैप प्लस 5k कैप इज इक्वल टू 3। इनके बीच का कोण ज्ञात करना है। समतलों के बीच का कोण थीटा बराबर क्वेश्चन मार्क। अच्छा, आपको पता है कि एक नियम होता है कि समतलों के बीच का कोण क्या होता है, कॉस थीटा बराबर मॉड ऑफ n1 वेक्टर n1 डॉट वेक्टर n2 अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर n1 मॉड ऑफ वेक्टर n2। ठीक है, बस इसी का इस्तेमाल करते हुए सवाल को हल करेंगे। यहाँ पर लिखेंगे कि समतल वेक्टर आर डॉट 2i कैप प्लस 2j कैप माइनस 3k कैप इज इक्वल टू 5 की तुलना समतल के मानक सदिश समीकरण और ये हो गया वेक्टर आर डॉट, ये हो जाएगा आपका n1 वेक्टर n1 बराबर d1 से करने पर ये हो जाएगा वेक्टर n1 बराबर 2i कैप प्लस 2j कैप माइनस 3k कैप, ये हो गया आपका। अब यहीं पर तुरंत हम मॉड ऑफ वेक्टर n1 निकालें तो निकालें, नहीं तो सूत्र में निकालें, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर लिखेंगे हम लोग d1 की ज़रूरत नहीं है तो लिखेंगे तो ठीक है, ना लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। इसी तरीके से हम आगे लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे समतल वेक्टर आर डॉट, ये हो गया आपका 3i कैप माइनस 3j कैप प्लस 5k कैप इज इक्वल टू 3 की तुलना समतल के मानक समीकरण वेक्टर आर डॉट n2 कैप इज इक्वल टू d2 से करने पर हम वही मान लें जिनके हमको ज़रूरत है। तो वेक्टर n2 बराबर ये आ गया 3i कैप माइनस 3j कैप प्लस 5k कैप। अब फार्मूला लगाएंगे, यहाँ पर लिखेंगे कि समतलों वेक्टर r डॉट n1 वेक्टर n1 बराबर d1 हुआ वेक्टर r डॉट वेक्टर n2 बराबर d2 के बीच का कोण ये हो गया आपका थीटा कॉस थीटा बराबर मॉड वेक्टर n1 डॉट वेक्टर n2 अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर n1 मॉड ऑफ वेक्टर n2। अब आगे चलेंगे, हम यहाँ पर मान रखेंगे, ये हो जाएगा हमारा कॉस थीटा बराबर मॉड
N1 का मान हम कितना निकाल करके लाए, ये है आपका 2i कैप, चाहे ये पहले से कर लीजिए चाहे यहाँ पर करिए कोई दिक्कत नहीं है। 2i कैप फिर प्लस 2j कैप माइनस 3k कैप डॉट N2 का मान कितना है, N2 का मान है आपका 3i कैप माइनस 3j कैप प्लस 5k कैप, ये हो गया। इसके बाद आगे चलेंगे अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर N1, तो ये हो जाएगा आपका 2i कैप प्लस 2j कैप माइनस 3k कैप, और मॉड ऑफ वेक्टर N2, तो ये हो जाएगा 3i कैप माइनस 3j कैप प्लस 5k कैप, ये हो गया आपका। चलेंगे भाई, एक फार्मूला होता है, फार्मूले को अप्लाई करेंगे। यहाँ पर हमने लिखा अगर वेक्टर ए का मान है a1i कैप प्लस a2j कैप प्लस a3k कैप, तो मॉड ऑफ वेक्टर ए इज इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट, ये हो गया a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस a3 स्क्वायर। अब सवाल को आगे हल करेंगे तो ये हो जाएगा आपका कॉस थीटा इज इक्वल टू, इनका आपस में गुणा हुआ तो प्लस बटे नीचे हो जाएगा, इनका मॉड निकालेंगे तो ये हो जाएगा अंडर रूट, ये हो जाएगा 2 का वर्ग धन 2 का वर्ग धन माइनस 3 का वर्ग। फिर इधर चलेंगे तो ये क्या हो जाएगा आपका अंडर रूट लगा करके, ये हो जाएगा आपका 3 का वर्ग धन माइनस 3 का वर्ग धन 5 का वर्ग, ये हो गया आपका। चलेंगे आगे अंदर, कॉस थीटा बराबर 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 धन ऋण का गुणा ऋण 5 3 15, तो ये हो जाएगा माइनस 15 अपॉन ये हो जाएगा आपका अंडर रूट, ये हो जाएगा आपका 4 धन 4 धन 9। अब इस तरीके से इसमें आगे चलेंगे तो ये हो जाएगा 9 धन 25, ऐसा। अब ये और ये कैंसिल हो गया। आगे चलेंगे, ये हो गया आपका कॉस थीटा बराबर, ये हो गया मॉड माइनस 15 बटे नीचे हो जाएगा 9 और 4 13, 13 और 4 17, तो हो गया अंडर रूट 17 गुणे अंडर रूट 43, 25 और 18 43। अब मॉड से जब बाहर निकालेंगे तो वो मान जो है हमारा क्या हो जाएगा धनात्मक हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका कॉस थीटा बराबर 15 बटे और देखिए करनी से गुणा हो जाएगा तो हो जाएगा 17 गुणे 43, सब कॉपी पे करते हैं तो ये आ जाएगा आपका 731। यहाँ पर आ गया थीटा बराबर कॉस इनवर्स, ये हो जाएगा 15 बटे अंडर रूट 731, और यही आपका आंसर है। तो आप चाहें तो नीचे लिख सकते हैं कि दोनों समतलों के मध्य निर्मित कोण कॉस इनवर्स 15 बटे अंडर रूट 731 है। आप उत्तर को स्वयं अपनी भाषा में लिखिए, ये आपके लिए ज़रूरी है, आप उत्तर को अपनी भाषा में लिख सकते हैं। अब हम लोग चलेंगे अगले सवाल में, अगले सवाल को हल करते हैं। क्या कहा जा रहा है, कहा जा रहा है निम्नलिखित प्रश्नों को ज्ञात कीजिए कि क्या दिए गए समतलों के युग्म समांतर हैं, लंबवत हैं, और जब ये समांतर ना हो ना ही लंबवत हो तो इनके बीच का कोण भी ज्ञात कीजिए। सवाल बहुत अच्छा है। चले भाई, अब हम कैसे करेंगे, क्या करेंगे, जरा समझने की ज़रूरत है। तो चलते हैं, सवाल अच्छा है, कई पार्ट हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में पार्ट ए से लेकर के पार्ट ई तक के पार्ट है, हम इन्हें हल करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर आ गया सबसे पहले सवाल, क्वेश्चन नंबर 13। सवाल आ गया है, समतलों के समीकरण दिए गए हैं, आपको बताना है कि ये समतल समांतर हैं, लंबवत हैं। अगर ये समांतर और लंबवत ना हो तो ऐसी स्थिति में इनके बीच का कोण भी आपको ज्ञात करना है। तो यहाँ पर शुरू करेंगे। ये समतल के कैसे समीकरण दिए गए हैं, कार्तीय समीकरण दिए गए। चलो भाई शुरू करते हैं। यहाँ पर बहुत आसान है सवाल हमारे लिए, लिखेंगे समतलों के समीकरण। ये हो गया हमारा प्रथम समतल का समीकरण, और हमने इसको नाम दे दिया L1, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका L1 बराबर,
ये 7x धन 5y धन 6z और धन 30 बराबर 0। फिर इसके बाद दूसरे समतल का समीकरण, और ये हो जाएगा आपका L2 बराबर ये 3x माइनस वाई माइनस 10z प्लस 4 बराबर 0। ये हो गया आपका। अब इसके बाद आपको इनके मानक रूप से तुलना करवा लेनी है, ठीक है, और इनके जो अवलंब के दिक् अनुपात हैं उनको हमको कैलकुलेट कर लेना है, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे कि समतलों के समीकरण की तुलना, समतलों के समीकरणों की तुलना मानक रूप a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 व a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से करने पर, ठीक। और यहाँ पर हो जाएगा आपका a1 बराबर 7, b1 बराबर 5 और c1 बराबर 6 और a2 बराबर हो जाएगा हमारा 3, b2 बराबर हो गया आपका -1 और c2 बराबर हो गया आपका -10। अब नीचे हम लोग चलेंगे, नीचे हम लोग निकालेंगे a1 अपॉन a2 बराबर 7/3। फिर हम लोग निकालेंगे b1 अपॉन b2 बराबर 5/-1 और फिर निकालेंगे c1 अपॉन c2 बराबर 6/-10। काट पीट का क्या आ जाएगा, 2 3 6 2 5 10। ये आ गया आपका। अब देखिए भाई, यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो a1 अपॉन a2, ठीक, b1 अपॉन b2 और c1 अपॉन c2 के बराबर नहीं है, ठीक है, और ना ही a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 0 के बराबर है। तो ऐसी स्थिति में क्या हो जाएगा कि हमारा ये जो समतल है ये लंबवत भी नहीं होगा, समांतर भी नहीं होगा, ठीक है, और इनके बीच फिर कोई ना कोई कोण जरूर आएगा, ठीक है। अब यहाँ पर लिखेंगे हम कंडीशन कि a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2। पहले तो हम यहाँ पर लिखेंगे ये जो कंडीशन आपने अप्लाई की, उसके बाद इसका जो मतलब था वो आप यहाँ पर ज़रूर लिखेंगे। तो आप लिखेंगे कि a1 अपॉन a2 डज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 डज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। अतः ये समतल समांतर नहीं है। अब दूसरी कंडीशन हम अप्लाई करते हैं। अब हमें क्या करना है, हमें निकालना है a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2। चले भाई, a1 क्या है आपका 7, तो ये हो गया आपका 7 गुणे 3 धन 5 गुणे -1 प्लस 6 गुणे -10 और ये हो गया आपका 7 या 21, 5 एकम 5, 6 दम 60 और ये हो गया आपका -21 -65 घटा देंगे, 5 में 1 गया 4, 6 में 2 गया 4, तो ये हो गया -44, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पर लिखेंगे चूँकि a1 अपॉन a2 प्लस b1 अपॉन b2 प्लस c1 अपॉन c2 डज नॉट इक्वल टू 0, डज नॉट इक्वल टू 0। अतः ये समतल लंबवत भी नहीं है, अतः ये समतल लंबवत नहीं है। ये हो गया आपका। अब यहाँ पर आप लिखेंगे माना दोनों समतलों के मध्य कोण थीटा है, माना दोनों समतलों के मध्य कोण थीटा है, इसलिए अब यहाँ पे जो फार्मूला लगेगा वो हो जाएगा cos थीटा बराबर मॉड।
अब ये हो जाएगा आपका A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 अपॉन अंडर रूट A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर, और ये हो जाएगा आपका अंडर रूट A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर। ठीक, और ये ऐसे बंद हो गया। अब इसके बाद चलेंगे, ये हो गया आपका cos थीटा इज इक्वल टू मॉड। अब देखिए भाई A1 A2 B1 B2 C1 C2 का मान, A1 A2 B1 B2 C1 C2 का मान आप निकाल चुके हैं, तो वो हो जाएगा -44 बटे, और नीचे मान रख करके निकालेंगे तो अंडर रूट। अब A1 का मान क्या है? A1 का मान है आपका हम अपनी किताब से देख लेते हैं, ऊपर नीचे करने से आपको असुविधा होगी। तो ये हो जाएगा A1 का मान है हमारा 7, तो ये हो जाएगा आपका 7 का स्क्वायर प्लस, फिर ये हो जाएगा आपका 5 का स्क्वायर प्लस, फिर क्या हो जाएगा आपका 6 का स्क्वायर, फिर अंडर रूट लग जाएगा, और ये हो जाएगा आपका ये। अब ये हो जाएगा आपका 3 का स्क्वायर, A2 है, B2 है -1 का स्क्वायर प्लस C2 है आपका -10 का स्क्वायर, ऐसे ये हो गया आपका। फिर चलेंगे आगे, ये हो गया आपका cos थीटा इज इक्वल टू, ये हो जाएगा मॉड -44 बटे ऐसे। अब ये हो गया अंडर रूट 49 प्लस 25 प्लस 6 36, और इधर हो गया आपका 3 3 9 1 1 कम 1 10 दम 100। अब ये हो जाएगा आपका cos थीटा बराबर मॉड -44 बटे, अब 49 25 और 36 को जोड़ देते हैं तो ये कितना आ जाएगा? अंडर रूट 110, और 100 और 9 और 1 को जोड़ेंगे तो ये भी अंडर रूट 110 बनाएगा। ठीक, अब अंडर रूट और अंडर रूट 110 गुणे अंडर रूट 110, तो फार्मूला होता है हमारे पास अंडर रूट ए गुणे अंडर रूट ए, और ये हो जाता है हमारा ए। कॉस थीटा बराबर हो गया मॉड -44 बटे 110। अब कॉस थीटा बराबर मॉड खत्म हो गया 44 बटे 110। यहाँ पर हम आगे हल करेंगे तो कितना आ जाएगा? ये हो जाएगा हमारा 2 से काटेंगे या 22 से काटेंगे तो 22 दूनी 44, 22 पंचे 110। ये हो गया आपका कॉस थीटा बराबर 2/5, और थीटा बराबर कॉस इनवर्स 2/5। आपका ये आंसर हो गया। और आप नीचे लिख सकते हैं कि दोनों समतलों के मध्य निर्मित कोण कॉस इनवर्स 2/5 है। अब इसके बाद हम लोग चलेंगे बी हिस्से की ओर। आइए देखते हैं कि पार्ट बी क्या कह रहा है। पार्ट बी को समझते हैं। यहाँ पर हम सबसे पहले लिखेंगे समतलों के समीकरण। अब समतलों के समीकरण दिए गए। अब आप क्या करेंगे? यहाँ पर फिर वही करेंगे, लिखेंगे कि पहले समतल का समीकरण, और आप इसे P1 भी कह सकते हैं, L1 भी कह सकते हैं। तो ये हो जाएगा P1 बराबर ये 2x धन y धन 3z - 2 बराबर 0। फिर इसके बाद दूसरे समतल का समीकरण, और ये हो गया आपका P2 बराबर x - 2y + 5 बराबर 0। अब इसके बाद आप यहाँ पर वही बात लिखेंगे, मैं लिख नहीं रहा हूँ, पहले क्वेश्चन पे लिख चुका हूँ। आप लिखेंगे कि समतल P1 व P2 की तुलना समतलों के सदिश समतलों के कार्तीय रूप मानक समीकरण A1x + B1y + C1 बराबर 0 व A2x + B2y + C2 बराबर 0 से करने पर। तो इस तरीके से आपने ये पूरी भाषा यहाँ पर लिखी। आपको ये निशान नहीं बनाना, भाषा ही लिखनी है, क्योंकि यहाँ पर एक ही प्रश्न के अंदर वही प्रश्न बार बार रिपीट हो रहा है, इसलिए मैंने ये चिन्ह बनाया है। A1 बराबर आपका आ गया 2, B1 बराबर आ गया आपका 1 और C1 बराबर आपका आ गया 3। इसके बाद A2 बराबर आ गया 1, B2 बराबर आ गया -2 और C2 बराबर आ गया 0।
अब इसके बाद हम लोग आगे चलेंगे, हम कंडीशन अप्लाई करने की कोशिश करेंगे। तो हमने ये सोचा कि क्या कंडीशन लग रही है, हमने लगाया A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2। एक्सपर्ट कहते हैं कि रफ कॉपी में पहले ही कंडीशन लगा करके फिर आप यहाँ पर मान रखने की कोशिश करिएगा, ताकि आपको यहाँ फेयर पे ज़्यादा हौज पौज ना करना पड़े। ये हो गया आपका 2 गुणे 1 धन 1 गुणे माइनस 2 धन 3 गुणे 0। ये हो गया आपका 2 धन ऋण का गुणा ऋण 2 और ये हो गया 0, 0 से 0 कट गया तो 0 आ गया। अब नीचे लिखेंगे चूंकि A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 बराबर 0। और जब आपको पता है जब ये कंडीशन अप्लाई होती है तो इसका मतलब होता है कि समतल परस्पर लंबवत हैं, अतः स्पष्ट होता है कि समतल परस्पर लंबवत हैं। ये आपका आंसर था। उम्मीद करते हैं कि सवाल आपको समझ में आ गया होगा। ये था क्वेश्चन नंबर 13 का पार्ट नंबर बी। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 के पार्ट नंबर सी की ओर। पार्ट नंबर सी आपके सामने, यहां पर हम सबसे पहले इंट्रोड्यूस करेंगे समतलों के समीकरण। और यहां पर हम लोग लिख सकते हैं कि पहले समतल का समीकरण और ये कहलाएगा आपका P1 बराबर 2x माइनस 2y प्लस 4z प्लस 5 बराबर 0। और फिर दूसरे समतल का समीकरण और ये हो गया P2 बराबर 3x माइनस 3y प्लस 6z माइनस 1 बराबर 0 हो गया। फिर आगे चलते हैं। अब हम लोगों को क्या करना है कि फिर वही बात लिखनी है। यहाँ पर मैं लिख नहीं रहा हूँ, लेकिन आपको लिखना है कि समतलों के समीकरणों की तुलना क्रमशः समतलों के कार्तीय समीकरण के मानक रूप A1x प्लस B1y प्लस C1 बराबर 0 व A2x प्लस B2y प्लस C2 बराबर 0 से करने पर यहाँ से A1 का मान आया 2, B1 का मान आ गया -2 और C1 का मान आ गया आपका 4। इसके बाद A2 का मान आया 3, B2 का मान आया आपका -3 और C2 का मान आ गया 6। अब हम लोग चलेंगे आगे। यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे कि हम निकालेंगे A1 अपॉन A2, B1 अपॉन B2, C1 अपॉन C2। ठीक है। आप रफ कॉपी पे निकाल करके देख लेंगे, ज़रूरी नहीं कि सारी कंडीशन आप लगाएं। आप रफ कॉपी पे देख करके फाइनल कंडीशन को भी यहाँ फाइनल टेस्ट दे सकते हैं। तो हमने यहाँ पर लगाया, हम इसी से शुरुआत कर लेते हैं। रफ कॉपी पे लगा करके देख रहे हैं A1 अपॉन A2 बराबर 2/3। इसके बाद हम लोग निकालेंगे B1 अपॉन B2 बराबर -2/-3, माइनस से माइनस कट गया और ये भी 2/3 हो गया। इसके बाद C1 अपॉन C2 निकालते हैं तो ये हो जाएगा 4/6, 2 दूनी 4, 2 तीन 6 और ये भी हो गया हमारा 2/3। तो नीचे हम कंडीशन अप्लाई करेंगे कि A1 अपॉन A2 बराबर B1 अपॉन B2 बराबर C1 अपॉन C2। अतः ये समतल परस्पर क्या है, समांतर है। अतः स्पष्ट होता है कि ये कंडीशन तब लागू होती है जब दिए गए समतल परस्पर समांतर होते हैं। अतः स्पष्ट होता है कि समतल परस्पर समांतर हैं। ये आपका आंसर है। इस तरीके से आपने सक्सेसफुली क्वेश्चन नंबर 13 का पार्ट नंबर सी कंप्लीट कर लिया। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 के पार्ट नंबर डी की ओर। आपके सामने स्क्रीन पर आ गया है पार्ट नंबर डी। आप यहाँ पर पहले अच्छे से इंट्रोड्यूस करेंगे। इंट्रोडक्शन हमेशा बेहतर रहना चाहिए। तो यहाँ पर लिखेंगे समतलों के समीकरण। अब यहाँ पर हो गया आपका पहले समतल का समीकरण
और ये हो गया आपका P1 बराबर, ये हो गया आपका 2x माइनस वाई प्लस 3z माइनस 1 बराबर 0। दूसरे समतल का समीकरण, और ये हो गया आपका P2 बराबर, ये हो गया आपका 2x माइनस वाई प्लस 3z प्लस 3 बराबर 0। फिर वही बात जो हम हमेशा लिखते हैं कि समतलों P1 व P2 की तुलना समतलों के सदिश रूप, समतलों के कार्तीय रूप मानक समीकरण a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 व a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से करने पर, ठीक है। आ जाइए, तो यहाँ पर मान क्या निकलेगा, a1 बराबर 2, b1 बराबर -1, c1 बराबर 3 और a2 बराबर 2, b2 बराबर -1 और c2 बराबर 3। अब हम लोग नीचे आ जाएंगे और नीचे लिखेंगे a1 अपॉन a2। हमने आप कॉपी में करके देख लिया है 2/2, और ये कितना आ जाएगा 1। फिर हमने कर दिया b1 अपॉन b2 और ये हो गया आपका -1/-1, कट पीट करके हो जाएगा आपका 1। फिर c1 अपॉन c2 और ये हो गया आपका 3/3, 3 से 3 कट गया और कितना आ गया 1। तो हम लोग नीचे क्या लिखेंगे, चूंकि a1 अपॉन a2 बराबर b1 अपॉन b2 बराबर c1 अपॉन c2, अतः ये कंडीशन तब लागू होती है जब समतल परस्पर समांतर होते हैं। अतः समतल परस्पर समांतर हैं। ये आपका आंसर है। आशा करते हैं कि सवाल आपको भली बात ही समझ में आ गए होंगे। अब हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 13 के पार्ट नंबर ई की ओर। ये क्वेश्चन नंबर 13 का अंतिम पार्ट है, साथ ही हमारे इस वीडियो का भी अंतिम पार्ट है, ठीक है। अब यहां पर हो गया आपका समतलों के समीकरण। अब यहां पर हमने लिखा पहले समतल का समीकरण, और इसे नाम P1 या L1 देंगे। ये हो गया 4x धन 8y धन z माइनस 8 बराबर 0। और दूसरे समतल का समीकरण, ये आपका P2 और ये हो जाएगा y धन z माइनस 4 बराबर 0। अब यहाँ पर आपको लिखना होगा फिर वही बात कि समतलों के समीकरणों की तुलना समतलों के कार्तीय रूप समीकरण a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से करने पर a1 बराबर 4, b1 बराबर 8 और c1 बराबर 1, a2 बराबर 0, b2 बराबर 1 और c2 बराबर 1, ये आ गया आपका। अब देखिए भाई, हमने रफ कॉपी में करके देख लिया कि a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2, c1 अपॉन c2 बराबर नहीं है, ना ही a1 a2 b प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 का मान 0 है। तो हम समझ गए निश्चित ही इनके बीच में कोई कोण बन रहा है। तो यहाँ पर लिखेंगे माना समतलों के मध्य निर्मित कोण थीटा है। माना समतलों के मध्य निर्मित कोण माना समतलों के मध्य निर्मित कोण थीटा है। अब नीचे चलेंगे, यहां पर लिखेंगे इसलिए cos थीटा बराबर, अब cos थीटा बराबर क्या हो जाएगा, वही बड़ा सा फार्मूला, ये मॉड के अंदर a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 अपॉन, अब ये अंडर रूट, अब ये हो जाएगा आपका a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर, और ये हो जाएगा आपका ऐसे a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर, और ये मॉड बंद हो गया। अब नीचे चलेंगे, ये हो गया आपका cos थीटा बराबर मॉड a1 का मान 4 गुणे 0 प्लस 8 गुणे 1 प्लस 1 गुणे 1 बटे नीचे हो जाएगा आपका अंडर रूट,
अब ये हो जाएगा आपका 4 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर इंटू अंडर रूट, फिर अंडर रूट लगेगा और इसे भी आगे बढ़ाएंगे, मॉड पूरा कर देंगे और ये हो जाएगा आपका 0 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। अब नीचे हो जाएगा कॉस थीटा बराबर मॉड, ये हो जाएगा 0 धन 8 धन 1 बटे, ये हो जाएगा आपका अंडर रूट। अब अंडर रूट के अंदर क्या हो जाएगा आपका 4 चौको 16, 8 8 64, 1 एकम 1, फिर इसके बाद 0 धन 1 धन 1 और ये हो गया आपका कॉस थीटा बराबर 8 और 1 9 बटे 64 और 6 70 10 80, तो ये हो जाएगा आपका 80 और 1 81, तो ये हो जाएगा आपका अंडर रूट 81 इंटू अंडर रूट 2। आगे चलेंगे, ये हो जाएगा आपका कॉस थीटा बराबर ये मॉड के अंदर 9 बटे 9 गुणे अंडर रूट 2, ये आपका इससे कट गया और कॉस थीटा बराबर मॉड 1 बटा अंडर रूट 2, यहाँ से आ जाएगा आपका कॉस थीटा बराबर 1 बटा अंडर रूट 2। अब नीचे लिखेंगे चूँकि कॉस 45 डिग्री बराबर 1 बटा अंडर रूट 2, इसलिए कॉस थीटा बराबर कॉस 45 डिग्री और ये आ गया थीटा बराबर 45 डिग्री। तो ये आपका आंसर हो गया। आप नीचे भारतीय भाषा में उत्तर जरूर लिखिएगा। हम वीडियो में उत्तर इसलिए नहीं बताते, हम आपके समय को व्यर्थ नहीं करना चाहते, लेकिन मुँह जवानी हम पूरा काम करने की कोशिश करते हैं। तो आप लिखिएगा कि दोनों समतलों के मध्य निर्मित कोण 45 डिग्री है। आशा करते हैं कि आपको ये सवाल समझ में आ गया होगा और आपने इसे भली भांति समझ लिया होगा। जल्द ही एक नए वीडियो में फिर से मुलाकात होगी। कक्षा 9, 10, 11, 12 के गणित विषय के सोल्यूशन एक्सपर्ट राय के लिए, मॉडल पेपर के लिए आप हमारे YouTube चैनल बोर्ड परीक्षा को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।